हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार के आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर्स की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 के बारे में। कलेक्टिव रूप से संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की चर्चा इन दो आर्टिकल्स में की गई है। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 के बारे में। आर्टिकल नंबर 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। आर्टिकल नंबर 29 में दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 2, नागरिकों को राज्य के अंतर्गत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, नागरिकों को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अर्थात कोई भी ऐसा कॉलेज, इंस्टीट्यूट या स्कूल ऐसा नहीं है जो किसी भी नागरिक को उसके धर्म के आधार पर या उसकी भाषा के आधार पर प्रवेश देने से मना कर दे। इस प्रकार का अधिकार इस आर्टिकल में नागरिकों को दिया गया है। अर्थात किसी भी कॉलेज में कोई भी धर्म का बच्चा या कोई भी धर्म के स्टूडेंट्स प्रवेश ले सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 29 में आपको अधिकार दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 और 30 में एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है जिसको मैं बताना चाहूँगा। पहला तो आर्टिकल नंबर 30 की बात कर लेते हैं। ये क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। इस पॉइंट से ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में जो धार्मिक शिक्षा है उसको भी कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कि गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पे हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी। जो मदरसे होते हैं जिसमें हमारे मुस्लिम समुदाय जो है उनके मदरसे हुआ करते हैं, जिनमें क्या है ना, मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है और उनमें धार्मिक शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। इसके थ्रू धार्मिक शिक्षाएं देने का अधिकार हमारे देश में प्राप्त है। राज्य द्वारा इनकी शिक्षा संस्थाओं की, एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। राज्य द्वारा इनकी शिक्षा संस्थाओं की किसी भी संपत्ति के अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम उनके प्रत्याभूत अधिकार को निराकृत नहीं करेंगे। ये पॉइंट जो है इसमें आर्टिकल नंबर 30 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन में। इसका अर्थ ये है कि राज्य इनके किसी भी क्षतिपूर्ति रकम को, प्रत्याभूत का अर्थ होता है गारंटी देता, तो किसी भी क्षतिपूर्ति रकम को निराकृत नहीं करेगा, मतलब रोक नहीं सकता है। अगला पॉइंट करते हैं बात, राज्य आर्थिक सहायता में इनके द्वारा प्रबंधित संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा। मतलब जिस प्रकार से दूसरी संस्थाओं की सहायता की जाती है, आर्थिक सहायता की जाती है राज्य के द्वारा, उसी प्रकार से जो हमारे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं हैं उनकी भी सहायता की जाएगी। इस आर्टिकल नंबर 30 में इस बात का प्रबंध किया गया है। आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करते हैं। इसमें हम आगे और बात करते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं जो हैं वो 3 प्रकार की होती है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 जो है ये वाली, ऐसी शिक्षा संस्थाएं जो आर्थिक सहायता और मान्यता दोनों राज्य से लेते हैं। नंबर 2, जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। नंबर 3 की बात करेंगे, जो राज्य से मान्यता या आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं। तो अभी ये 3 संस्थाएं हमें क्लियर हो गई, लेकिन अब इसमें क्या होता है, जो पहली और जो दूसरी वाली संस्थाएं हैं इसमें आपका जो स्टाफ, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था, मतलब यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं हैं
वो राज्य द्वारा निर्धारित की जाती हैं, राज्य द्वारा निर्धारित की जाती हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार की व्यवस्था है, यहाँ पे राज्य का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। यहाँ पर सामान्य नियम कानून लागू होते हैं, जैसे ठेका कानून है, श्रम कानून है, या टैक्स लॉ है, आर्थिक विनिमय या औद्योगिक कानून। इस प्रकार के कानून जो हैं वो तीसरे प्रकार की शिक्षा संस्था पे लगते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल नंबर 30 क्या है, आर्टिकल नंबर 29 क्या है। बेसिक रूप से आर्टिकल नंबर 29 में क्या है, नागरिकों के लिए बात की गई है, और आर्टिकल नंबर 30 में क्या है, नागरिकों के लिए, एक समुदाय के लिए बात की गई है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। कि हम वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में आया हुआ है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझे। चलिए, इसके आंसर के बारे में, वैसे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनके आंसर मैंने लास्ट में दिए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2017 में आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये मैंने अभी पढ़ाया है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस पॉइंट को देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग आंसर बताइए। आंसर तो मैंने दिखाई दिया है, अभी क्लियर हो चुका है, तो आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मली एग्जामों में पूछ लिया जाता है। भाग 3, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके आंसर हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर डी है, दूसरे क्वेश्चन का सी है, और तीसरे क्वेश्चन का भी सी है। मैंने ये आंसर्स लास्ट में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि जिससे आप अपनी ईमानदारी से क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकें। यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।